जय हिंद। अभी ऑनगोइंग इसराइल लेबनान कन्फ्लिक्ट में ईरान की भी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। अब्बास निलफोर्सन जो ईरान का IRGC कमांडर था, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसका जो हेड था, इसकी डेथ हो गई नसरुल्लाह के साथ। ये भी उसी बंकर में था जिसमें नसरुल्लाह था, जिसके ऊपर इजरायली एयरफोर्सेस ने अटैक किया और उस अटैक में डेथ हो गई अब्बास निलफोर्सन की, जिसकी डेथ का बदला लेने के लिए ईरान ने इसराइल के ऊपर तकरीबन 180 से भी ज़्यादा मिसाइलें फायर करी। हालांकि इस फायरिंग में इसराइल को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये जो फायरिंग हुई थी वो टारगेटेड थी, ऐसी जगह पे नहीं थी जहाँ पे इजरायली सिविलियंस रहते हों या फिर इसराइल का कोई एयरबेस हो। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं इसराइल और ईरान के रिलेशन के बारे में। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्यों इसराइल नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर रिच कंट्री बने, एक न्यूक्लियर शक्ति देश बने। सबसे पहले यदि इसराइल की बात करें तो पिछले 1 साल से इसराइल जो है लगातार युद्ध से घिरा हुआ है। यदि आप इसका देखें 7 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे हमास का जो एंट्री होता है गाजा की तरफ से, गाजा स्ट्रिप है, यहाँ से एंटर करता है हमास, और वो खूनी खेल पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ के जो आतंकवादी हैं, जो इन्होंने कहर बरपाया, 1200 के आसपास इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, मार डाला उनको। साथ ही उनकी वीडियोग्राफी भी कर रहे थे, इंटरनेट पे अपलोड कर रहे थे उनके वीडियोस बना करके। तो ये जो दहशत थी ये पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे हमास ने बहुत ही बुरी तरीके से इसराइल को यहाँ पे पटखनी दी थी। इतना बड़ा कभी भी सिस्टम फेलियर इसराइल का हुआ नहीं था इससे पहले, जितना एक साथ 1200 इजरायली एक साथ कहीं मारे गए हों। ये बहुत ही बुरा गंभीर चोट थी एक इसराइल के ऊपर, जब तक इसराइल बना है तब से लेके अब तक। वहीं हमास के अटैक के बाद इस पे नॉर्थ की तरफ से लेबनान के जो आतंकवादी हैं हिजबुल्लाह ग्रुप, ये अटैक करता है, और ऊपर का जो बॉर्डर है वो टच करता है लेबनान को, साउथ लेबनान को, वहाँ से अटैक करने शुरू कर देते हैं हिजबुल्लाह के आतंकवादी। और पिछले 1 साल से ही आपको देखने को मिलेगा कि जो हौती विद्रोही हैं ये रेड सी में, लाल सागर में अक्सर जो इसराइल के जहाज हैं उनको डुबो दिया करते हैं। ये जो रेड सी है यहीं से होकर के जाते हैं, जो भी इसराइल के जहाज आपको देखने को मिलेंगे, जो भी शिप्स हैं वो इधर से ही होकर जाती हैं, और इनके ऊपर टारगेट रहता है यमन के जो हौती विद्रोही हैं इन सब का। ये टारगेट करते हैं इन जहाज़ों को और मार करके उन्हें डुबाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 3 H आपको देखेंगे, 3H, एक है हिजबुल्लाह, एक है हमास और एक है हौती विद्रोही। तो इन 3 H से तो इसराइल निपट ही रहा था। इसी बीच में एंट्री हो गई आयतुल्लाह खमैनी की, और इसने रिसेंटली अभी 180 से ज़्यादा भी यहाँ पे रॉकेट्स फायर किए हैं अपने अब्बास निलफोर्सन के डेथ के बाद। हालांकि यदि आप इसराइल और ईरान के रिलेशन की बात करें तो इसराइल और ईरान स्टार्टिंग से ही ऐसे दुश्मन नहीं रहे। जब इसराइल बना था 1947 में, तो उस समय ईरान का जो शासक था वो था मोहम्मद रजा शाह पहलवी, और इसके शासनकाल में ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और वो पूरी तरह से सपोर्ट करता था इसराइल को। यदि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जियनिस्ट मूवमेंट होता है, सारी दुनिया से ज्यूस यहाँ पे आते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है उसके बाद जो ज्यूस का होलोकास्ट होता है, उस होलोकास्ट के बाद इनको सपोर्ट करने का भी काम यहाँ पे ईरान को देखने को मिलता है। तो ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी ये पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, और तो और ईरान और इसराइल के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है वो हुआ करती थी ईरान और इसराइल के बीच। इनके ट्रेड रिलेशन भी काफ़ी अच्छे थे, और ईरान सप्लाई किया करता था क्रूड ऑयल, ताकि जो इसराइल की इकॉनमी है उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, एक नया देश बनाए, अच्छे से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि इसराइल और ईरान के बीच में हम लोगों को मॉक ड्रिल्स भी देखने को मिलते थे। अक्सर ये देश आपस में मिल करके मॉक ड्रिल किया करते थे आर्मी को एक साथ लेकर के। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों के बीच में इतनी अच्छा जो संबंध था वो बिगड़ गया अचानक से। वो संबंध बिगड़ा है इस्लामिक ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद, जो हुआ 1979 में। इससे पहले 1979 से पहले के ईरान को यदि आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो लगेगा कि कोई एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के लोग इतने लिबरल्स, इतने ओपन माइंडेड और इतने बिजनेस ओरिएंटेड थे। अक्सर आपको देखने को मिलेगा जब आप वो पुरानी इमेजेस आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ओपन सोसाइटी हुआ करती थी, और लगेगा कि ये एक यूरोपियन नेशन में आप बैठे हो, किसी यूरोपीय देश में बैठे हो आप। लेकिन आज के जब आप ईरान को देखते हो तो आपको लगता है कि ये कैसा है, एकदम बिल्कुल इस्लामिक कंट्री। तो ये होता है 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, जब मोहम्मद रजा शाह पहलवी को शासन से उतार दिया जाता है और वहाँ पे नया शासक बनता है आयतुल्लाह खमैनी, जो अब तक शासन वहाँ पे देख रहा है। आयतुल्लाह खमैनी के आने के तुरंत बाद इसने पूरे देश में इस्लामिक शासन लागू करवा दिया। जो वुमेन्स होती हैं उनको स्ट्रिक्ट बोल दिया कि आपको हमेशा बुरके में ही रहना है। मेंस को पूरे जो इस्लामिक रिलीजियस प्रिंसिपल है उन्हें फॉलो करना है, कुरान पढ़नी है, और साथ ही साथ जिहाद करना है। इसका भी नारा आयतुल्लाह खमैनी ने दिया अपने लोगों को। और पूरी कंट्री जब एक बार इस्लामिक हो गई तो फिर इन्होंने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आप देखोगे कि वही सारे देश हैं, यमन है,
यहाँ के हौती विद्रोहियों को लेकर के, गाजा के लोगों को लेकर के, लेबनान के लोगों को लेकर के, सीरिया और इराक के लोगों को लेकर के ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करी। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या पर्पज है? तो इसका पर्पज एकदम सिंपल है। इसका पर्पज है कि जो भी इजराइल के सपोर्ट में है, ठीक है, इस एरिया में जो भी इजराइल का सपोर्ट करेगा मिडिल ईस्ट में, उसका अपोज करना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। दूसरा है कि यूएस का यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यदि यूएस किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसे हमें रोकने का प्रयास करना है। हमें मतलब ये जो सारी कंट्रीज़ को मैंने अभी नाम लिए, इन सबको मिल करके, इराक हुआ, लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, गाजा हुआ, यमन हुआ, इन सबको बोल रखा है ईरान ने कि आप लोगों को, इन सभी देशों को जो भी यूएस के इन्फ्लुएंस से आगे बढ़ेंगे उनको नीचे करना है, उनको पीछे खींचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन। देखिए 1947 में जब इजराइल बना था तो उस समय ये कहाँ पे बसे थे? तो ये पैलेस्तीन में ही आकर बसे थे। तो यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन थे उनको तो अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी थी। अब जब ये विवाद यूएन में गया, यूएन ने बोला कि यहाँ पे 2 नेशन थियरी आएगी, 2 देश बनेंगे अलग अलग, एक जगह पे इजराइल बनेगा, एक जगह पैलेस्तीन बनेगा। इजराइल में सारे के सारे यहूदी रहेंगे, पैलेस्तीन में जो भी वहाँ के मुस्लिम और अरबिक नेशन के कंट्री के लोग हैं वो रहेंगे। लेकिन इस बात को पैलेस्तीन ने स्वीकार नहीं किया और आज तक इसको जो भी अगल बगल के देश हैं, जैसे ईरान है, इराक है, सीरिया, ये यही कहते हैं इसको, पैलेस्टीनियन को, कि आप अपने ज़मीन के लिए लड़ो और हम आपका साथ देंगे। तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सपोर्ट करता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और साथ ही साथ यूएस और इजराइल के जो भी इधर सपोर्टर्स हैं उनको नीचे करना है, उनको पीछे खींचना है, उनके अगेंस्ट में रहना है हमेशा। और इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा प्रॉक्सी वारफेयर। प्रॉक्सी वारफेयर जो मैंने अभी देशों के नाम लिए, जैसे सीरिया, इराक, यमन, यहाँ पे तैयार करना अलग अलग छोटे छोटे मिलिटेंट्स ग्रुप जो इन देशों में अक्सर तबाही मचा सकें, अक्सर इन्हें पीछे खींच सकें। इसके साथ ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये भी एक पर्पज़ रहा है कि ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप तैयार करें जो मिलिट्रली और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ट्रेंड हो और उनको ट्रेंड वेपन्स प्रोवाइड किए जाएं और ये इजराइल जैसे देश से युद्ध में निपट सकें, उसे युद्ध में पीछे कर सकें। और यही कारण है कि फिर इजराइल और ईरान की जो दोस्ती थी, पुरानी दोस्ती, वो बिल्कुल बिगड़ गई। और इसी बीच में आप देखेंगे कि इजराइल ने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो 1990s में शुरू हुआ था, उसको लेकर के भी तीखी प्रतिक्रिया दी। अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं, न्यूक्लियस के बारे में समझ लेते हैं, एटॉमिक बम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो एटम बम है वो बनता है यूरेनियम से। इसके लिए जो एलिमेंट चाहिए जो नेचर में मौजूद है वो है यूरेनियम, इसी से बनाया जाता है एटम बम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 92 एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक वेट होता है 238। नेचर में ये 2 आइसोटोप्स समभार के रूप में पाया जाता है, एक होता है यूरेनियम 238 और एक होता है यूरेनियम 235। ओके, ये दोनों मिक्स होकर के एक ही और यानी कि खनिज के अंदर मिलेंगे और जो ये खनिज मिल रहा है आपको, इसे हम लोगों को प्यूरीफाई करना होगा। प्यूरीफाई करके इसमें से यूरेनियम 238 को अलग करना होता है और 235 को अलग करना होता है। बेसिकली यूरेनियम 235 जो है, इससे एटम बम या फिर बिजली बनाई जाती है। कि नेचर में जो मिलता है वो 238 ही 99% है और यूरेनियम 235 जो है वो 0.7% के आसपास है। तो नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उसको सबसे पहले हम लोग को प्यूरीफाई करना होता है। उसको प्यूरीफाई करने के बाद ही हम लोग बना सकते हैं परमाणु बम। देखिए जो नेचर में यूरेनियम मिलता है, इसको प्योरीफाई करने के लिए जो विधि का यूज किया जाता है वो है सेंट्रीफ्यूज सेपरेट्स मेथड। सेंट्रीफ्यूज सेपरेट्स मेथड क्या है? इसमें बेसिकली 238 भी मिक्स्ड है और 235 भी मिक्स्ड है। ये दोनों यूरेनियम है, ठीक है, ये दोनों मिक्स हैं इस पूरे खनिज में। तो इसको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम लोग चूरा बनाएंगे, एकदम रिफाइंड पाउडर की तरह इसको कूट दिया जाएगा, एकदम चूरा बना दिया जाएगा, ठीक है। जब एक बार ये चूरा बन जाएगा तो इसको एक सिलिंड्रिकल मशीन के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर इसको बहुत तेज़ घुमाया जाता है। बहुत तेज़ यानी कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल टेम्परेचर पे, कंट्रोल प्रेशर पे और एक कंट्रोल्ड स्पिन पे इसको घुमाया जाता है, जिससे कि जो इसके पार्टिकल्स हैं यूरेनियम 238 के और 235 के, वो अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इनका वेट अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, उसकी वजह से इनमें अंतर आने लगता है इनके। तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ जो है ना, वो यूरेनियम 238 सारे इकट्ठा हो जाते हैं और ऊपर की तरफ यूरेनियम 235 इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं ऊपर नीचे? क्योंकि इसका वेट कम है तो ये ऊपर रह जाएगा और इसका वेट अधिक है तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसा हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। यदि आप पानी में तेल मिलाना चाहो तो मिक्स नहीं होता, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो इसलिए दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रहेगा और जिसकी डेंसिटी अधिक रहेगी वो पानी के अंदर चला जाएगा। यदि आप अपने दैनिक जीवन में देखो तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे दही या मलाई से हम लोग जब घी को अलग करते हैं, मक्खन को सेपरेट करते हैं,
वहाँ पे भी हम लोग ये सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन मेथड का ही प्रयोग करते हैं। जब मधुमक्खी के छत्ते से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो हनी कॉम्ब होते हैं उनको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, जो आर्टिफिशियली बनाए गए होते हैं इनको यहाँ पे सेट कर दिया जाता है, और इसमें जो हनी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको खूब तेज घुमाया जाएगा। जब ये घूमता है तो जो हनी है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और फिर जो इकट्ठा हनी है उसको फर्दर निकाल करके प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है आगे। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है जो हम लोग अक्सर कराते रहते हैं अपने आए दिन, जब हम बीमार होते हैं या हमें कभी ब्लड की टेस्टिंग करानी होती है, यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूज मेथड ही यूज किया जाता है। देखिए ब्लड हमारा बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल्स RBC, दूसरा है वो WBC वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है प्लाज्मा। इन तीनों का मिक्सचर होता है हमारा ब्लड। जब हमें अपना ब्लड चेक कराना होता है तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, ब्लड निकालता है और उसे एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देता है, और उस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद वो इसको इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालता है और इस मशीन को ऑन कर देता है। फिर ये बहुत तेज मूव करती है, रोटेट करती है। जब ये अंदर पूरा ब्लड रोटेट करता है तो उससे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन मेथड से, चूंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग है तो ये सब भी सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाते हैं तो फिर इसमें से यदि डॉक्टर को RBC की जांच करनी है तो वो यहाँ से कर लेगा, प्लाज्मा की जांच करनी है यहाँ से कर लेगा, या फिर WBC की जांच करनी है तो यहाँ से कर लेगा। और आपको पता है कि जब भी हमें डेंगू या मलेरिया होता है तो उसमें किस तरह से प्लेटलेट्स और RBC कम हो जाती हैं, तो उनकी जाँच के लिए आपको ये मशीन अक्सर देखने को मिली होगी। तो जब एक बार प्योर यूरेनियम आपको मिल जाएगा तो फिर क्या किया जाता है कि इसको ऐसे छड़ बंडल बना लिए जाते हैं। जो भी पाउडर निकल के आता है उसको एक बंडल के रूप में शेप कर दिया जाता है, और फिर इसको आगे और भी ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। बेसिकली जो भी आपने यूरेनियम लेके आए हैं, जो प्योर करके लाए हैं, ये डिपेंड करेगा कि ये कितना प्योर है। उससे आप फिर या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो या फिर एटम बम बना सकते हो। बेसिकली जो यूरेनियम आपने इनरिच किया है, जो निकाला है, यदि वो 3 से 5% प्योर है तो उसे हम लोग कहते हैं लो इनरिच्ड यूरेनियम। और यदि ये लो इनरिच्ड यूरेनियम है तो इससे आप सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। यदि आपको एटम बम बनाना है तो इसी लो इनरिच्ड यूरेनियम को आपको फर्दर और प्रोसेस करना होगा और इसको 90% तक प्योरीफाई करना होगा। जब आप यूरेनियम 235 को 90% तक प्योरीफाई कर ले जाते हो तब आप इसे एटम बम को बना सकते हैं, और इसे कहते हैं हाईली इनरिच्ड यूरेनियम। अब एक बार जब एटम बम बन गया तो इसकी तबाही बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि एक ग्रेनेड जो है इसमें 200 ग्राम के आसपास यूज किया जाता है TNT। लेकिन जब एक एटम बम फटता है ना तो वो 15,000 टन TNT के बराबर होता है। 15,000 टन मतलब कि 15,000 और फिर इसमें और 1,000 किलोग्राम, इतने TNT यदि आप फोड़ो, ठीक है, तो जो तबाही होगी वो एक एटम बम हिरोशिमा ने किया था। और वहीं पे यदि हाइड्रोजन बम की बात करें तो एक हाइड्रोजन बम इसका 3,000 गुना और पावरफुल होता है, समझ सकते हो आप। तो हाइड्रोजन बम एटम बम से भी पावरफुल है। और जब ये बम फटते हैं तो वहाँ पे बेसिकली रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशन से बचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वो तो पहला यही है कि यदि आप छिप सकते हैं या भाग सकते हैं उस जगह से तो भाग जाइए। इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है। यदि आप उस लोकेशन से एक्सपेल कर सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं तो निकालिए, यही एक बेस्ट तरीका है कभी भी किसी परमाणु हमले से बचने के लिए। साथ ही साथ यदि हो चुका है हमला और कुछ नहीं है, यदि आप कंक्रीट की मोटी दीवार भी देखें तो उसके पीछे छिप सकते हैं। यदि आप कंक्रीट के बड़े बड़े घर देखें जहाँ पे मोटी और चौड़ी कंक्रीट की दीवारें हैं, उसमें थोड़ा एक्सरे और गामा रेस कम पेनिट्रेट कर पाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी पावर हाउस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो कंक्रीट की बनाई जाती हैं और काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं। तो कंक्रीट की यदि दीवारें हैं तो उनके पीछे सहारा ले सकते हैं, उनके पीछे छिप सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे बचने का वो है गियर्स का प्रयोग, अलग अलग तरह के मास्क का प्रयोग, ताकि जो भी रेडिएशन हैं, गामा रेज हैं, एक्सरेज हैं, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी को टच न करें, हीट न करें। इससे यदि आप टकराते हो तो फिर आपकी बॉडी तुरंत खत्म हो जाएगी। और जब कहीं पे रेडिएशन का खतरा होता है तो वहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की गोली यूज की जाती है, जिससे रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होता है बॉडी के ऊपर। अब इजराइल नहीं चाहता कि इतना सारा बवाल मिडिल ईस्ट में हो जाए, और इसीलिए वो चाहता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पीछे करें। और इसके लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे करने के लिए इजराइल ने कई सारे इंपॉर्टेंट कदम भी उठाए। यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बिगन डॉक्ट्रिन है इजराइल की, उसका एक ही मकसद है कि जो भी देश इजराइल के आसपास हैं वो यदि न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर रहे हैं, तो इजराइल की ये जिम्मेदारी है कि वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करे। और इसके लिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सबसे पहले 1981 में ऑपरेशन ओपेरा किया जाता है इजरायली एयरफोर्सेस के द्वारा, और ये इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए किया गया था। वहीं 2007 में आपको देखने को मिलेगा सीरिया की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको तबाह करने के लिए ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स लॉन्च किया गया था इजराइल के द्वारा। और इसमें इन दोनों में इसने इराक और सीरिया इन दोनों के परमाणु घरों को
बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया इजरायली एयरफोर्सेस ने। ईरान के साथ भी इसने ऐसा ही किया। यदि आप ईरान को देखें तो ईरान भी अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम करे जा रहा है। ईरान को पीछे करने के लिए इसने थोड़ी अलग टेक्निक्स यूज़ की। इसने सबसे पहले क्या किया कि जो ईरान के टॉप साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले इन्हें साफ कर दिए। यदि साइंटिस्ट नहीं रहेंगे तो इन प्रोजेक्ट पे काम कौन करेगा? जिसे आएगा वो काम करेगा। लेकिन इसने क्या किया कि सारे साइंटिस्टों को ही मरवा दिया इसराइल ने। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो उसने इसराइल ने जो यहाँ की मशीन होती है ना इस को इनरिच करने वाली, जिसके अंदर इसको कंट्रोल टेम्परेचर, प्रेशर और एक स्पिन पे घुमाया जाता है जिससे कि यूरेनियम 235 और 238 सेपरेट होता है। इस मशीन के अंदर जो इसका सॉफ्टवेयर होता है उसमें ही एक वायरस डाल दिया इसराइल ने। अब एक वायरस घुस गया। ये वायरस क्या कर रहा है कि कभी स्पीड कम कर दे रहा है, कभी ज़्यादा कर दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको, ईरानियंस को प्योर इनरिच्ड यूरेनियम मिल ही नहीं पा रहा है। जब प्योर नहीं रहेगा, इनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहेगा, तो आप एटॉमिक बम या परमाणु बम बनाओगे कैसे? और इसके साथ ही साथ इसराइल ने बाकी तीनों जो एच हैं, हमास, हिजबुल्ला और हौतीस, इनसे निपटने के लिए भी प्रोग्राम तैयार कर लिए थे। आपको देखने को मिलेगा कि हमास का जो लीडर है हानिया, ये गया हुआ था ईरान में। वहाँ पे इसने अटैक करवा करके इसराइल ने इसको ख़त्म कर दिया, निपटा दिया। वहीं हिजबुल्ला का चीफ नसरुल्ला, इसको ख़त्म करवा दिया। ये छुपा हुआ था बेरूत में एक बंकर के अंदर। और हाल ही फिलहाल में ईरान की जो सीरिया में एम्बेसी है उसके ऊपर भी इसराइल ने बॉम्बिंग करवाई, जिसमें इसका जो कमांडर है वो मारा गया था। तो इसको भी निपटा रहा है इसराइल। फिर प्रेसिडेंट रहीसी की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई, कौन उसमें ये नहीं कह सकता कि इसराइल का हाथ हो ना हो। तो अब इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में एक घमासान चल रहा है। इन सभी देशों को एक साथ टारगेट पर ले रखा है इसराइल ने। और सबसे ज़्यादा इस समय डरे हुए हैं आयतुल्ला खमैनी, क्योंकि बड़े बड़े लीडरों को निपटा चुका है इसराइल। अब जो बचे हुए हैं वो आयतुल्ला खमैनी ही बचे हुए हैं। और ये दिन भी दूर नहीं कि जल्द ही जल्द इनको भी निपटा देगा इसराइल। वहीं इसराइल अपने लिए कुछ रेस्पेक्ट भी जनरेट करना चाहता है बाकी कंट्रीज़ में। जैसे कि उसने अभी आयतुल्ला खमैनी और ईरान के लिए एक मैसेज, वहाँ के जो नेतन्याहू हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जारी किया और बोला कि जो भी ईरानियन लोग हैं उनकी जो दुर्दशा हुई है उसका जो मुख्य कारण है वो आयतुल्ला खमैनी का शासन ही है। वहीं अभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को भी संबोधित करते हुए ये मैसेज दिया है। आप इसे देखिए। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done.
Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।